हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में सीटेट सितंबर 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विदित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। सीटेट एग्ज़ाम आपका 6 सितंबर को होने वाला है। अच्छे से पढ़ेंगे तभी पास कर पाएंगे। और यह क्लास आपकी यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर है। यहाँ पे सी वाला राइट आंसर है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दिया गया है तो यह आपका यहाँ पे 11 से लेकर के 15 वर्ष की होती है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और जो जिन पियाजे हैं वह संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था में बांटे थे। यह भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसमें पहली थी संवेदी गामक अवस्था थी जो कि जन्म से लेकर के या 0 से लेकर के 2 वर्ष की है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष की है। इसके बाद देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था है। उसके बाद लास्ट में जो चौथी अवस्था थी वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष की होती है। तो आपको यह भी याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इन सब पॉइंट को याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। देखेंगे जो आपका वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि कोई भी प्राणी है वह देखेंगे अपने समान ही संतान को उत्पन्न करता है और उनमें जो भी यहाँ पे शारीरिक एवं मानसिक गुण रहते हैं वह देखेंगे जो संतान होती है, संतान में क्या होता है, हस्तांतरित हो जाता है। तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि वैयक्तिक विभिन्नता का क्या अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करिए और राइट आंसर करिए। वैयक्तिक जो विभिन्नता या भिन्नता होता है इसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई दो व्यक्ति शारीरिक मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं, इसी को कहा जाता है वैयक्तिक भिन्नता कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर है। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। और यहाँ पे जो वैयक्तिक विभिन्नता रहता है इसका कारण क्या है, यह देखेंगे जो वंशानुक्रम होता है और जो आपका यहाँ पे पर्यावरण होता है उसके आधार पे होता है। वंशानुक्रम और जो आपका यहाँ पे पर्यावरण है और इन्हीं दोनों के अंतःक्रिया के कारण यह होता है। इन्हीं दोनों के आधार पे जो वैयक्तिक भिन्नता होती है आती है। क्योंकि आप भी लोग देखते होंगे कोई भी दो व्यक्ति को देखेंगे तो वह देखेंगे शारीरिक रूप से एक दूसरे से चेंज रहते हैं, या तो उनका जो मानसिक योग्यता रहती है वह देखेंगे सभी की लगभग चेंज ही रहती है। मानसिक योग्यता में देखेंगे लगभग सब की अलग रहती है मानसिक योग्यता। बाकी जो संवेगात्मक दशा हो गया तो उसमें भी समान नहीं रहते हैं। तो कोई दो व्यक्ति हर तरह से एक समान नहीं हो सकते हैं। तो यह भी पॉइंट याद रखेंगे। तो बी वाला यहाँ पे राइट आंसर है। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। संचयी दिया गया है डी वाले में, तो डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। भूलने का कारण दिया गया है या विस्मृति, दोनों सेम ही है। तो भूलने का जो कारण है इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। भूलने का कारण को बहुत बार विस्मृति लिख करके देता है, विस्मृति का कारण नहीं है।
तो देखेंगे जो विस्मृति होती है या जो आप कुछ याद किए हैं या कोई भी कार्य करना जानते हैं, अगर उसको भूल रहे हैं, जो भूलने का कारण है वह मानसिक द्वंद्व के कारण होता है, सीखने की मात्रा के कारण होता है, या पुनरावृत्ति का अभाव होता है। उसको आप बार बार कोई भी कार्य नहीं करेंगे तो वह क्या होगा, वह आपका भूल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह 3 तो भूलने के कारण हैं, लेकिन आपसे है नहीं पूछा जा रहा है, नहीं वाला पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। शिक्षक की जो योग्यता है वह विस्मृति का कारण नहीं, वह भूलने का कारण नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, भूलना क्या है। भूलना है कोई भी आप कार्य है या कोई भी बात है, अगर उसको सीखे हैं, उसको दोबारा आपके दिमाग में वह नहीं आ रही है, वह नहीं ला पा रहे हैं, असमर्थ हैं, तो वही आपका विस्मृति होता है। तो याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यह देखेंगे जो आपका यहाँ पे पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ पे जो बुद्धि में 2 तत्व पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे आप लोग जी फैक्टर और एक पढ़े होंगे यस फैक्टर। जो जी फैक्टर था उसको जनरल एबिलिटी भी बोलते हैं और सामान्य तत्व या सामान्य योग्यता उसको बोलते हैं, और जो यस फैक्टर था उसको स्पेसिफिक एबिलिटी बोलते थे कि विशेष तत्व या विशेष योग्यता। तो यहाँ पे देखेंगे बात किया गया है यहाँ पे कि स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो यह देखेंगे जो क्षमता है तर्क करने वाली और जो समस्या समाधान करने की क्षमता है, यह आपका जी फैक्टर के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह क्या है, सामान्य योग्यता है। अगला देखेंगे प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में जो अध्यापक का सबसे ज़्यादा ध्यान है किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वैयक्तिक विभिन्नता पर ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगर वैयक्तिक जो विभिन्नता है इस पर ध्यान रख करके कोई भी टीचर शिक्षक अगर पढ़ाएंगे तो बालक का सर्वांगीण विकास होगा। क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कोई भी क्लास होगी तो उसमें देखेंगे विभिन्न प्रकार के बच्चे आते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रख के ही पढ़ाना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होंगे यदि कार्य, अगर कोई भी कार्य है, अगर कोई भी विद्यार्थी है या कोई स्टूडेंट छात्र है, अगर उसके जीवन से संबंधित अगर कोई कार्य होगा तो वह क्या होगा, वह सीखने के लिए अभिप्रेरित रहेगा। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तभी अभिप्रेरित बच्चे होते हैं जब कोई भी कार्य उनके जीवन से संबंधित होता है, वास्तविक जो जीवन होता है, रियल लाइफ होती है, उससे जुड़ा रहता है, तो वह उसमें ज़्यादा यहाँ पे अभिप्रेरित रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे कि विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप लोग पढ़िए, उसके बाद आंसर करिए। विद्यार्थियों के अधिगम का मतलब होता है सीखना, लर्निंग होता है। तो विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम, सहज का मतलब होता है आसान, सहज का मतलब होता है आपका यहाँ पे जो आसानी से हो जाए, और आसान बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को अनदेखा कर देना चाहिए। अनदेखा वर्ड लग गया तो ये तो होगा ही नहीं। वाक्य विन्यास और संरचना स्पष्ट नहीं करनी चाहिए, नहीं दिया गया यह भी नहीं होगा। अधिगम के अति सामान्यकरण और निस्तारण को कम करना चाहिए, यह भी नहीं होगा। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों का जो अधिगम है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए यहाँ पे उस सीखना जो है उसको आसान बनाने के लिए अध्यापक को विषय से संबंधित जो शब्द जाल हैं उनके प्रयोग से बचना चाहिए। तो यहाँ पे डी वाला आपका राइट आंसर है। यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है, मतलब सीखने में बाधा उत्पन्न होती है। तो यह होगा विद्यालय जो संस्कृति है उससे विमुखता का अगर भाव है तो अधिगम में बाधा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे बी वाला आपका राइट आंसर है।
11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। स्थूल गत्यात्मक कौशल दिया गया है और इसका उदाहरण पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलना हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे डी वाला दिया गया है, डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्थूल गत्यात्मक कौशल क्या होता है, जिसमें जो मांसपेशी होती है, जो मांसपेशी होती है अगर वह आपकी सक्रिय है, मतलब उसका भी यूज हो रहा है, तो वह देखेंगे स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर। इसमें देखेंगे क्या होगा, जैसे मांसपेशी जिसमें काम कर रही हो, जैसे आप तैर रहे हैं या आप कहीं से कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल। इसका इंग्लिश में होता है ग्रास मोटर स्किल्स के अंतर्गत आता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बच्चों का विकास, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया से की ओर बढ़ता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। बच्चों का जो विकास होता है, जो केंद्र रहता है, केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। तो केंद्र से यहाँ पे हो जाएगा आपका बाय, मतलब बाहर की ओर जाता है, तो बाहर की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। केंद्र और बाय दिया गया है ए वाले में, तो ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पे, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सांकेतिक प्रतिनिधिकरण हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर है। अगला, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं की श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं, तो यह जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है उसमें होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे खालिस्तान का प्रयोग जिन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणा का वर्णन है उसके लिए यहाँ पे स्कीमा का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं। तो इसका क्या आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे इसमें दिया गया उनमें असफलता का भय पैदा करके, तो यह तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया उन्हें प्रश्न का आदर्श समाधान प्रस्तुत करके, तो यह सही हो जाएगा। यहाँ से बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न है सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म चुनिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार दिया गया है। तो पहला दिया गया लेव वायगोस्की और इन्होंने सांस्कृतिक उपकरण के बारे में बताया था। तो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी क्या यहाँ पे गलत दिया गया, जैसे हार्वर्ड गार्डनर है, हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है दिए थे, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। हार्वर्ड गार्डनर का जो संबंध है बहुबुद्धि के सिद्धांत से है। जिन पियाजे का जो संबंध है वह संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से है। जिन पियाजे का जो संबंध है संज्ञानात्मक विकास से है। तो याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, यूपी टेट हो या सीटेट सब में पूछा गया है। और लॉरेंस कोहलबर्ग सीटेट का बिल्कुल फेवरेट प्रश्न है कि एक प्रश्न आपका जो 150 प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पे एक प्रश्न तो लॉरेंस कोहलबर्ग से बिल्कुल फिक्स है। जहाँ भी लॉरेंस कोहलबर्ग दिखे सीधा आपको यहाँ पे याद रखना है। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था।
तो याद रखिए, बाकी यूपी टेट में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है, सीटेट में तो फिक्स से पूछा ही जाता है हर साल। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ज्ञान सृजन की चाह। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है, मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की यहाँ पे बुद्धि यहाँ पे उच्च स्तरीय है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि, यहाँ पे बुद्धि रहना चाहिए, उच्च स्तरीय है। तो उसके पास हो जाएगा शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद यहाँ पे क्या है, ऐसी बुद्धि में क्या होता है कि वह अपने जो शरीर की गति होती है उसमें नियंत्रण करने या नियंत्रण रखने की उनके अंदर क्षमता होती है, और वह सावधानी पूर्वक कुशलता पूर्वक अपना जो शरीर होता है उनको घुमा सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। तो उनके अंदर शारीरिक गति संवेदी उच्च स्तरीय बुद्धि है। तो सी वाला राइट आंसर है। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अधिगम दर में जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में भी फिक्स है कि एक प्रश्न पूछा ही जाएगा। और बस आपको इतना याद रखना है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है या वैयक्तिक विभिन्नता लिखा रहता है, तो यह आनुवांशिकता और जो पर्यावरण होता है इन दोनों का परिणाम है। तो यहाँ पे आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों का परिणाम होगा। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र इस वाले में प्रश्न में सी वाला राइट कर रहे हैं वह बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखेंगे, प्रश्न आपका दिया गया आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आकलन के संदर्भ में क्या सही है? अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा, यहाँ पे डी वाले को राइट कर लीजिएगा, यह सही है। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विविधता को स्वीकृति, जो डी वाला है, डी वाला यहाँ पे राइट आंसर है। देखिए मानकीकृत शब्द मिल जाएगा तो यह निगेटिव के लिए यूज होता है। रूढ़िबद्धता लिखा गया है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो यह भी आपका निगेटिव में ही है, बाकी यह वाला तो गलत है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन वैकल्य दिया गया है, तो यह अधिगम विशिष्ट के अंतर्गत आ जाएगा, अधिगम विशिष्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पर ए वाला राइट आंसर है। इसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, जिसको आप लोग पढ़े होंगे कि पढ़ने संबंधी कठिनाई होती है या पठन संबंधी जो विकार होता है वही डिसलेक्सिया है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह अधिगम विशिष्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को यहाँ पे खालिस्तान रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा संयोजित। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होगा जब विषय वस्तु को संयोजित रूप में प्रस्तुत किया जाए। अगला प्रश्न है, उससे पहले देख लीजिए सीटेट एग्जाम के बारे में। सीटेट एग्जाम आपका देखिए 6 सितंबर को होने वाला है, और जो यूपी टेट एग्जाम है वह आपका 2, 3, 4 जुलाई को होने वाला है। और सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 मिनट मिलेंगे, और जो पासिंग मार्क रहेगा 90 नंबर। सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाता है। तो सीटेट के लिए आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। और यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी चाहेंगे प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से फरवरी 2026 तक आज तक सीटेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर इसमें मिलेंगे। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा, सारे सब्जेक्ट रहेंगे। सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ईवीएस, तो सबके सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, और इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको सिर्फ लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी होगी। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर परचेज कर लीजिए।
बाकी अगर यूपी टेट एग्जाम देना है तो यूपी टेट के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ले सकते हैं। और इसमें भी नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितने पेपर हैं सब के सब पेपर मिलेंगे। सोशल साइंस का या मैथ साइंस का या प्राइमरी का चाहिए तो सब ले सकते हैं, सब अवेलेबल हैं। आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ है, सारे सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। तो इसके लिए भी यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सअप नंबर पे लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कर दीजिएगा और आपको रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 की पेमेंट करनी है, जैसे पेमेंट करेंगे तुरंत सेंड किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। बचपन से जो वयस्कता का जो परिवर्तन काल है उसको किशोरावस्था कहा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर है। निम्न में से किसके लिए स्थूल गामा कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे स्थूल गामा कौशल का मतलब होता है जिसमें जो मांसपेशी होती है, जो मसल्स होता है, मसल्स का यूज हो, मसल्स का यूज होगा आपके यहाँ पे चलने और दौड़ने में। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है समाजीकरण की प्रथम संस्था है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। समाजीकरण की जो पहली संस्था है वह आपका अपना परिवार होता है। तो ए वाला आपका राइट आंसर है। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यह इसको पहाड़ बोला जाता है। तो ए वाला राइट आंसर है। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यह होता है परंपरागत चरण होता है। सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, क्या कमेंट आप जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।